नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर का, और जो कि सेकेंड पेपर आपका है अधिगम का आकलन, और अधिगम के आकलन में हम लोग आज का जो हमारा जो टॉपिक जो रहेगा वो हमारा है योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट। कि योगात्मक आकलन होता क्या है। तो आप ऐसे भी समझ रहे हैं कि योग, किसी भी चीज़ों का योग करना, सबसे योग कब की प्रक्रिया है, सबसे लास्ट की प्रक्रिया होती है जबकि सबका मूल्यांकन किया जाता है, सबका योग किया जाता है। तो ये क्या होती है, सबसे अंतिम प्रक्रिया होती है योगात्मक आकलन। इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पे जितने भी नए लोग हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप लोग दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करिए, ताकि आप तो लाभान्वित हों ही, लेकिन आपके जो भाई बहन हों, मित्र हों, ये लोग भी लाभान्वित हो सके। तो आइए बहुत ज़्यादा समय हम लोग न लेते हुए देखते हैं कि योगात्मक आकलन होता क्या है। जो हमारा समेटिव जो असेसमेंट है ये होता क्या है, और समेटिव असेसमेंट योगात्मक आकलन आप लोग आज की वीडियो को देखने से पहले आप प्लेलिस्ट में एक बार चले जाइएगा और वहां से जाकर के आप एक बार संरचनात्मक आकलन आप लोग जरूर देख के आइएगा, ताकि संरचनात्मक आकलन जब आप समझ लेंगे तो आपको योगात्मक आकलन समझने में आसानी हो जाएगी। हालांकि आपको योगात्मक आकलन समझ में आएगा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि योगात्मक आकलन सबसे आसान होती है और सबसे लास्ट की अंतिम प्रक्रिया ये होती है। देखिए, आपको हम नोट्स के माध्यम से दिए भी हैं और समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। क्या है, इस तरह की परीक्षाओं में जब छात्र सभी इकाइयों को पृथक पृथक रूप में संरचनात्मक आकलन कर लेते हैं, मतलब समझिए एक पॉइंट एक एक लाइन का, कि जब योगात्मक आकलन होता क्या है, तो योगात्मक आकलन से पहले होता क्या है, संरचनात्मक आकलन किया जाता है। तो जब संरचनात्मक आकलन की प्रक्रिया वो होती है कि पृथक पृथक ढंग से छोटे छोटे पार्टों में आपका कहीं न कहीं मूल्यांकन किया जाता था। वहां पे पेपर से पहले आपको कहीं न कहीं एक टीचर 2 बार 3 बार आपको रिवाइज कराता था, आपका टेस्ट पेपर लेता था, वो आपका वहां तक क्या होता था, संरचनात्मक आकलन होता था। लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया क्या है कि इस तरह की परीक्षाओं में जब छात्र सभी इकाइयों को, जो भी इकाइयां होती थी अलग अलग, जो हमारे जैसे यूनिट वाइज अभी हम लोग अधिगम का आकलन, जैसे हम लोग योगात्मक आकलन हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो ये योगात्मक आकलन हम लोग के अधिगम के आकलन के बुक में आपका सबसे पहला यूनिट है, और सबसे पहला यूनिट का आज ये लास्ट टॉपिक आपका है योगात्मक आकलन। तो वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी इकाइयों को पृथक पृथक, मतलब छोटे छोटे रूपों में हम लोग जैसे पढ़े थे, मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, फिर मूल्यांकन के बाद आकलन हम लोग पढ़े, तो अलग अलग पृथक पृथक रूप में हम लोग छोटे छोटे रूप में उसी एक फर्स्ट यूनिट में जितने भी टॉपिक थे उसको हम अलग अलग रूप में क्या किए, बांट दिए, और बांट करके हम अलग अलग क्लास लेकर के आपको समझाने का प्रयास किए। तो जब हम आपको पढ़ा दिए, आप जब जान गए उस चीजों को, तो पृथक पृथक रूप में संरचनात्मक आकलन, तो उस समय की जो भी प्रक्रिया हम पृथक अलग अलग रूप में अलग अलग टॉपिक के, एक यूनिट के अलग अलग टॉपिकों को हम अलग अलग माध्यम से जब हम पढ़ाए, तब तक की प्रक्रिया क्या रही, संरचनात्मक आकलन आपका हुआ। तो संरचनात्मक आकलन कर लेते हैं, तो अंत में उन्हें एक परीक्षण दिया जाता है। अब मान लीजिए कि हम फर्स्ट यूनिट आपका पूरा का पूरा पढ़ा दिए, अब फर्स्ट यूनिट पढ़ा करके अब आपको हम लेकर के पेपर, कुछ पेपर आपको क्वेश्चन पेपर दे दें कि आप बताइए मापन क्या होता है, आप बताइए मापन का अर्थ क्या होता है, मूल्यांकन की परिभाषाएं बताइए, आकलन के गुण दोष बताइए। तो इस तरह से जब आपको हम सभी टॉपिक फर्स्ट यूनिट पढ़ा दिए हैं अलग अलग, मतलब वीडियो के माध्यम से और अलग अलग टॉपिक के माध्यम से, और उसके बाद हम एक पेपर मान लीजिए कि अगले वीडियो में लाकर के आपको हम पेपर दे दें कि आप ये चीजें बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, तो ये आपका क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया, योगात्मक आकलन हो गया। उसमें आपको कहीं न कहीं योग करके आपको कुछ ना कुछ, जैसा आप कॉपी लिखेंगे, जैसा आप मूल्यांकन आपका होगा, आप कुछ ना कुछ आपको नंबर दिया जाएगा, आपका मूल्यांकन किया जाएगा। ये क्या होता है, ये सबसे अंतिम प्रक्रिया होती है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तो अंत में उन्हें एक परीक्षण दिया जाता है, या एक परीक्षा आपकी मान लीजिए ले लिया जाए, और जिसमें सभी इकाइयां या इकाइयों का कुछ अंश शामिल रहता है, जिसमें योगात्मक आकलन कहा जाता है। आपका कहने का मतलब, आपको हम बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको फर्स्ट यूनिट आपको हम मान लीजिए पढ़ा दिए हैं पूरा का पूरा, और इसमें से जितने भी टॉपिक थे 2-4 टॉपिकों का आपको दे करके आपसे क्या किया, हम पेपर ले लिए। या आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का ये पहला यूनिट पढ़ा दिए, उसके बाद सेकंड यूनिट पढ़ा दिए, थर्ड पढ़ा दिए, चारों यूनिट आपको पढ़ा करके, और सबसे लास्ट में आप जब पेपर देने जाते हैं, आपका फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर का जब आपका पेपर जब हो जाता है, आपका जब मार्क्स जब आता है, जब आपका मूल्यांकन जब हो जाता है, रिजल्ट जब आपका आता है, वो आपके क्या होता है, योगात्मक आकलन होता है। तो यही चीज आपका यह है, कहा जाता है इस मूल्यांकन में छात्रों के संपूर्ण पक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्र की जाती है। जो भी छात्र होगा, जब आपका योगात्मक आकलन जब आपका कर लिया जाएगा, आपको जब रिजल्ट आपका जब प्राप्त हो जाएगा,
तो आपके संपूर्ण पक्ष का उसमें आकलन किया जाएगा। संपूर्ण पक्ष का आपका विकास मतलब उस सोचेंगे कि आपका किस पक्षों का विकास हुआ है, संबंधित जितने भी आपकी सूचनाएं होंगी कि आप में गुण क्या है, आप में दोष क्या है, आप इतने नंबर लेकर के आए हैं तो आप क्या क्या चीजें सीखे हैं, अभी क्या क्या आपके अंदर कमियां हैं, ये सभी चीजों का आकलन किया जाता है तथा उनके संश्लेषण या विश्लेषण किया जाता है। जो भी छात्र छात्राएं होते हैं उनका संश्लेषण किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है कि इनमें क्या क्या अभी कमियां रह गई हैं, इनमें क्या क्या गुण रह गए हैं, क्या क्या दोष इनके रह गए हैं, ये सब चीजों का किया जाता है। एवं छात्रों की सफलताओं के आधार पर जो भी छात्र होंगे उनकी क्या क्या वो सफलताएं अभी तक वो सीख पाए हैं, आधार पर पुनर्बनन दिया जाता है कि अभी उनमें जो कुछ भी कमियां रह जाएंगी उनको पुनर्बनन के माध्यम से कि ये चीजें आप और सीख लीजिए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप इतने नंबर पाए हैं, अगले पेपर में आप बहुत अच्छा कर लेंगे, तो ऐसा आपको पुनर्बनन दिया जाता है। और छात्रों के सफलताओं के आधार पर उनके उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्णय लिया जाता है कि जो छात्र उस मूल्यांकन के आधार पर एक उद्देश्यों के पूर्ति या उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है, निर्णय लिया जाता है, ये छात्र भविष्य में या ये छात्र इस तरह से अब नंबर आप आगे पा सकता है या ऐसा कार्य कर सकता है। इस शिक्षण की विशेषता यह है कि इसमें शिक्षण की प्रभावशीलता का मापन किया जाता है कि जो शिक्षण आपका होगा वो प्रभावी आपके लिए है कि नहीं है, ये सभी चीजों का इसमें मूल्यांकन किया जाता है। तो योगात्मक आकलन कहने का मतलब कि सबसे अंतिम प्रक्रिया होती है और आपका जब उसी पेपर से उसी योगात्मक आकलन से आपके हर एक पहलू का, हर एक पक्ष का आपका विकास होता है और हर एक पक्षों पे आप पे निर्णय लिया जाता है। यही चीज आपका कहीं न कहीं योगात्मक आकलन है, मापन किया जाता है। और योगात्मक आकलन वह है जो पहले से निर्मित शिक्षा नीति, योगात्मक आकलन पहले से निर्मित जो कुछ भी शिक्षा की नीतियां होंगी, जो कुछ भी हमारा पाठ्यक्रम होगा, शिक्षण की जिस जिस विधियों के द्वारा आपको पढ़ाने का मतलब पढ़ाने के लिए दिया गया होगा, पढ़ाया गया होगा, और शिक्षण की जो जो भी सामग्रियां उसमें यूज की गई होंगी, या मूल्यांकन विधि किस किस मूल्यांकन विधि से आपका पेपर काफी चेक किया गया होगा, इसकी उपयोगिता जांच करने हेतु किया जाता है। योगात्मक आकलन ये सभी चीजों की उपयोगिता जांच करने के लिए किया जाता है कि योगात्मक आकलन हम इस तरीके से करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी एक परिभाषाएं भी है जो कि आपके प्रोफेसर यस के दुबे के अनुसार दिया गया है। ये कहना क्या चाहते हैं कि यह एक व्यापक प्रक्रिया है। आपको ऐसे भी हम बताए थे जब आपको ये आकलन पढ़ाए होंगे, योगात्मक आकलन जब आप पढ़ाए होंगे, बताए होंगे, तो आपको बार बार हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह एक व्यापक प्रक्रिया है। योगात्मक प्रक्रिया क्या होती है या मूल्यांकन क्या होता है, यह एक व्यापक, आपको वैसे भी मापन और मूल्यांकन और आकलन जो पढ़ाए थे उसमें आपको बताए थे कि जो मूल्यांकन जो होता है सबसे अंतिम प्रक्रिया होती है, सबसे अंतिम प्रक्रिया मूल्यांकन का ही होता है। वही चीजें हैं, यह एक व्यापक प्रक्रिया है, सबसे अंतिम प्रक्रिया है जो कि छात्रों को शैक्षिक, व्यापक एवं व्यवहारिक मूल्यांकन करती है कि वो छात्र उस शिक्षा में कितना मतलब अपने आप को अर्जन किया है, कितना वो सीखा है, उसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, इन सभी चीजों का मूल्यांकन करता है तथा छात्रों से सभी पक्षों का विकास एवं स्तर को स्पष्ट करती है। कहने का मतलब कि योगात्मक आकलन के माध्यम से छात्र में क्या क्या विकास हुआ है, उनके किन किन पहलुओं का विकास हुआ है, वो कितना कुछ सीख पाए हैं, कितना कुछ जान पाए हैं, ये सभी चीज़ों का हर एक पक्षों का विकास करता है योगात्मक आकलन के माध्यम से। हम समझ रहे हैं कि आपको योगात्मक आकलन अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसमें इनके गुण क्या होते हैं, इनके दोष क्या होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा ये वीडियो नहीं होगा, बहुत शॉर्टकट में ही होगा। इसका आप एक बार पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आइए, देखिए जैसे कि योगात्मक आकलन जो हमारा है उसके कुछ गुण हैं और उनके दोष हैं समेटिव असेसमेंट के। तो समेटिव असेसमेंट के गुण और दोष तो आपको हम पहले ही जो कुछ भी था अर्थ में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं ये होता है कि गुण और दोष का भी नोट्स दे दिए। कहीं ना कहीं जो आपको हम अर्थ में जो नोट्स दिए थे उसी में से आप गुण दोष इसमें से छांट सकते थे, आप लिख सकते थे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको देने का प्रयास किए हैं, अलग से लिखने का प्रयास किया। लगभग उसी में से छाटे, हम खुद छाट करके उसमें हम आपको अलग अलग पॉइंट के माध्यम से आपको देने का प्रयास किए। देखिए क्या है सबसे पहला ही पॉइंट जो गुण में है योगात्मक आकलन के,
क्या है कि इसमें छात्रों के संपूर्ण पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। आपको हम पहले कह दिए कि मूल्यांकन कहीं न कहीं योगात्मक आकलन का मतलब क्या है कि जो आपका लास्ट में आपका मूल्यांकन जो किया जाता है उस मूल्यांकन से ही आपका तात्पर्य होता है। तो इसमें देखिए क्या है कि संपूर्ण पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है योगात्मक आकलन के माध्यम से। उनके एक बच्चे के, एक छात्र के, उनके संपूर्ण व्यवहार, उनमें क्या क्या व्यवहार हुआ है, उनमें कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है, वो बच्चा कितना सीख पाया है, तो उन सब कुछ, उनके शारीरिक पक्ष का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, तो संपूर्ण पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है कि उस बच्चे में क्या क्या दोष है या क्या क्या उनके अंदर गुण हैं। इन सभी पक्षों में उनमें क्या क्या वो बच्चा सीख पाया है, कितना ज्यादा से ज्यादा चीजों को वो जान पाया है, पढ़ाने से कुछ ना कुछ उसको लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। इन सभी पक्षों का उसका क्या होता है, मूल्यांकन होता है। दूसरा पॉइंट समझने का प्रयास करिएगा क्या है कि इसमें समस्त पक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। कहने का मतलब कि एक छात्र के अंदर उसमें क्या क्या चीजें हैं, वह क्या क्या सीख पाता है, वह क्या क्या जानने का प्रयास करता है, उन सभी चीजों को, उनके सभी पक्षों का संबंधित जो भी कुछ भी उनकी सूचनाएं होंगी, उनकी सूचनाओं को क्या होता है, एकत्रित किया जाता है मूल्यांकन के माध्यम से। इस समस्त पक्षों से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित की जाती है या किया जाता है। कहने का मतलब वही हो गया कि उनके अंदर जो कुछ भी सूचनाएं हैं उन सभी चीजों को एकत्रित किया जाता है, उनके बारे में जानने का लोग प्रयास करते हैं मूल्यांकन के माध्यम से कि ये बच्चा कैसा है पढ़ने में, या ये बच्चा किस तरह से वो लिखा है अपनी कॉपी, तो वो स्किल से उसके पता चलता है कि वो क्या सोचता है या क्या सोच करके वो लिख रहा है कॉपी में, तो उसकी बौद्धिक क्षमता कितना विकास उसके हुआ है, वो क्या क्या चीजें वो सोच पाता है, उसके क्या क्या शारीरिक जीवन में उसके व्यतीत हो रहा है। ये सभी चीजों का, उनके जो कुछ भी पक्ष होगा, उनके जो कुछ भी सूचनाएं होती है, उस मूल्यांकन के माध्यम से लोग समझने का एक टीचर जो होता है उसको प्रयास करता है, उस सूचनाओं को एकत्रित करता है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, सूचना एकत्रित करने हेतु वैध व विश्वसनीय उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। जब मूल्यांकन जब किया जाता है तो उसमें वह वैध है, विश्वसनीय है कि नहीं है, उनमें किस किस उपकरणों का प्रयोग किया है, उन सभी चीजों का वो प्रयोग किया जाता है सूचना एकत्रित करने के लिए कि वह वैध है कि नहीं है, वह विश्वसनीय है कि नहीं है, उसके उपकरण जो है उनके उपयोग किए जाते हैं। अलग अलग उपकरणों के माध्यम से उस बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि यह मूल्यांकन व्यापक होता है। कहीं कहीं वैसे भी आपको अगर देखा जाए तो योगात्मक आकलन जो होता है, योगात्मक आकलन ये क्या होता है, या मूल्यांकन जो हमारा होता है वो सबसे व्यापक प्रक्रिया है, सबसे अंतिम की प्रक्रिया है। तो व्यापक प्रक्रिया का मतलब हो गया कि उसका सबसे पहले टेस्ट लिया जाएगा, 2-3 बार उसका अलग अलग टॉपिक को उसको पढ़ाया जाएगा, बार बार बच्चे को पुनर्बलन दिया जाएगा कि आप सीखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें सुधार करिए। और अंतिम प्रक्रिया सबसे लास्ट क्या होती है, योगात्मक आकलन की प्रक्रिया होती है, मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है। ये सबसे अंतिम प्रक्रिया होती है या सबसे व्यापक प्रक्रिया होती है या मूल्यांकन का व्यापक होता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि इसके द्वारा छात्रों के ज्ञान स्तर का भी मूल्यांकन किया जाता है कि वह बच्चा, उनके ज्ञान स्तर का ही तो मूल्यांकन किया जाएगा कि वह बच्चा क्या सोच रहा है। भाई जब आप कॉपी लिखते हैं, आप जो कुछ भी आपको सिलेबस पढ़ाया गया उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने अगर कॉपी आप लिख रहे हैं तो उसको जब एग्जामिनर जब चेक आपका जब करेगा तो आपके ज्ञान, आप क्या सोचते हैं, आपका ज्ञान स्तर क्या है, आपके बौद्धिक स्तर क्या है, उसी चीजों का तो मूल्यांकन वो करता है। तो वही चीजें है यहाँ पे कि जो भी इसके द्वारा छात्र के जो भी ज्ञान स्तर होगा उसका भी मूल्यांकन किया जाता है। तो ये आपका कहीं न कहीं योगात्मक आकलन के गुण थे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इनके दोष के बारे में कि इनके दोष क्या है। इनके दोष, पहला एक पॉइंट देखिए क्या है, यह मूल्यांकन प्राथमिक स्तर पर कम प्रभावशाली है। सही भी बात है कि जो छोटा बच्चा है प्राथमिक स्तर का 1 से लेकर 5 तक का बच्चा, उसको क्या ज्ञान है, वो क्या चीजें बहुत ज्यादा सोच पाता है, वो कुछ नहीं। जो कुछ भी आप उसको पढ़ाइए, उसको अगर स्मृति याद है तब तो वो लिख देगा, नहीं याद है तो भूल जाता है। वो कुछ भी अपने से कोई चीजें बहुत ज्यादा वो सोच नहीं पाता है। तो वही चीजें है कि यह जो मूल्यांकन होता है, जो योगात्मक जो आकलन होता है, समेटिव असेसमेंट, यह प्राथमिक स्तर पर कम प्रभावशाली होता है। मतलब कि बच्चे को हम ये नहीं कर सकते हैं प्राथमिक स्तर पर, अगर वो बच्चा किसी क्वेश्चन का आंसर वो दे रहा है अपने अकॉर्डिंग, अगर वो गलत दे रहा है या सही दे रहा है, हम उसका मूल्यांकन पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं कि भविष्य में ये काम कर सकता है या भविष्य में ये बन सकता है, ऐसा कुछ हम सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को जो कुछ भी आप पढ़ाइए, जो कुछ भी सिखाइए, लगभग उसकी स्मृति में अगर बन गया, याद कर लिया तब तो ठीक, नहीं भूल गया तो सब कुछ बेकार। तो इसीलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है कि इसमें सूचनाओं का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग इनके कहीं ना कहीं जब बच्चा अपनी कॉपी जब लिखता है तो ये नहीं है, देखिए कुछ भी चीजें आपको पढ़ाई जाती है तो ये नहीं है कि आपको पढ़ाई हुई बातें हर एक आपको याद हो। जब आप कॉपी जब कॉपी भरने आप जाते हैं, आप जब कॉपी जब पेपर जब देते हैं, तो उस पेपर जब आप देते हैं तो उसमें मैक्सिमम चीजें आप अपने अनुभव के आधार पे या जो कुछ भी आप कक्षा में या अपने साल भर के
पढ़ाई में या 6 महीने के आप सेमेस्टर में जो कुछ भी आप क्लास किए हैं, जो कुछ भी आपको बातें याद रह जाती है, वही सब कुछ आप कॉपी में अपने आप को अपना कहीं कहीं आप अपना अनुभव देते हैं। ये नहीं कि रटी रटाई चीजें कॉपी किताब का आपको रटी हुई होती है उसको आप लिख पाते हैं, तो ऐसा नहीं आप कर पाते हैं। तो वही चीजें हैं कि अलग अलग सूचनाओं का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है, उसमें जो कुछ भी आप सूचनाएं देते हैं अपने अनुभव के अनुसार देते हैं। जो अलग अलग टीचरों के माध्यम से जो कुछ भी अलग अलग सूचनाएं जो आपको प्रदान की जाती है, उसमें कुछ सूचनाएं आपके दिमाग में रह जाती हैं, उन्हीं सूचनाओं को आप उसमें प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि संपूर्ण पक्षों का मूल्यांकन होता है, आपके अलग अलग पक्ष का उसमें आपका मूल्यांकन होता है। अगला देखिए क्या है कि इसमें सूचनाओं का प्राप्त करने में अधिक समय लग जाता है। और सही बात है कि आपको जो सूचनाएं एकत्र आप जब करेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय लगता है। आप मान लीजिए टीचर के माध्यम से आप सूचनाएं एकत्रित की हैं, जा करके आप पेपर में लिख रहे हैं, तो उसमें भी तो आप थोड़ा सोचते हैं, तो अलग अलग माध्यमों से इसमें क्या होती है, तो सूचनाएं कहीं ना कहीं अधिक समय इसमें लग जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि सूचनाओं को एकत्र करने में धन अधिक व्यय होता है। कहीं ना कहीं आप वैसे भी अगर देखा जाए तो अपने दैनिक जीवन में आप जो भी सूचनाएं एकत्रित करते हैं, या एक टीचर को ही मान लीजिए है, वो अध्यापक ही अगर सूचनाएं एकत्रित कर रहा है तो उस सूचनाओं को एकत्रित करने में अपने आप को कहीं ना कहीं किताब खोजेगा। आपको मान लीजिए अगर आप बीएड सेकेंड सेमेस्टर आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं कौन सी ऑथेंटिक बुक है या कौन सी अच्छी मैटर आपको हम ला करके दें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। पता चले कि 2-4 बुकों का अगर कलेक्शन ना हो तो एक बुक से पढ़ाने से होता क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि आप समझ ही नहीं पाते हैं, कहेंगे कि बहुत मतलब सर हार्ड पढ़ा रहे हैं या समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम अलग अलग एकत्रित करेंगे सूचनाएं, कुछ टीचरों से अपने पढ़ाए हुए ज्ञान को, अपने अनुभव को हम आपको दर्शाने का प्रयास करेंगे, कुछ कॉपी किताब से उस माध्यम को मैटर को हम मतलब लेंगे, यहाँ पे आपको ला करके पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका धन खर्च होता है। आप कहीं ना कहीं टीचर के यहाँ जाते हैं आप पढ़ने के लिए, उनसे समझने के लिए, तो आप जाएंगे तो आपका खर्च लगेगा। कॉपी किताब आप अलग अलग सोर्स आप लेंगे तो आपका अधिक कहीं ना कहीं धन खर्च होगा। तो वही चीज़ें हैं कि सूचनाओं को एकत्र करने में धन अधिक व्यय होता है। तो कहीं ना कहीं ये आपका था योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट। हम समझ रहे हैं कि आपको एकदम समझ में आ गया होगा। इनके गुण और दोष का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हम लोग योगात्मक आकलन जो हमारा था उसके कहीं ना कहीं योगात्मक आकलन क्या होता है इसको हम लोग जान लिए। उसके बाद इनके गुण क्या होते हैं, इनके दोष क्या होते हैं, इसको हम लोग जान लिए। और आज ये जो आपका सेकेंड सेमेस्टर है और सेकेंड सेमेस्टर का जो सेकेंड पेपर आपका था उसमें आपका पहला यूनिट जो आपका है ये आपका समाप्त हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सेकेंड यूनिट आपको तैयार कराते हैं या आपको फोर्थ यूनिट तैयार कराते हैं, ताकि आपको देखिए जो इम्पोर्टेंट जो आपकी टॉपिक है उसको आपको पहले पढ़ाया जाएगा और बाकी चीज़ें आपको समय के अनुसार देखा जाएगा। अगर समय होगा तो आपको पूरा पढ़ाया जाएगा और नहीं होगा तो आपको परीक्षा के लिए इतना ज़्यादा मैटर आपको पढ़ा दिया जाएगा जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सके। तो इससे पहले आप लोग चैनल पे जितने भी नए लोग हों, आपको हम बार बार कह रहे हैं इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करिए, ताकि आप मान लीजिए एक वीडियो तो कहीं ना कहीं आप आ गए देख लिए, लेकिन और वीडियो आप कहाँ से देखेंगे या और वीडियो जो आपको जो प्रोवाइड होगा वो कहाँ से आपको, तो कहीं ना कहीं आप बेल आइकन भी दबा लिया करिए। और अपना ये वीडियो जो आपको है कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे या आपके जो भी दोस्त मित्र हैं उन सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करिए, ताकि आप तो लाभान्वित हों, साथ साथ हमें भी। अच्छा, एक कमेंट पहले आप तो बहुत सकारात्मक दिया करिए, ताकि आप जब कमेंट जब आपको जब सकारात्मक जब देंगे तो हमें भी एक पुनर्बलन, एक ऊर्जा मिलती है कि आप लोग को अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको पढ़ाने के हमें मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें हम बताएं, आपको सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को हम टॉपिक डिस्कस कर सकें। तो इससे पहले आप लोग वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को आप लोग दबा लीजिए। हम इसी के साथ विदा लेना चाहते हैं।